नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लेकर चल रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हमारा जो चैप्टर है उसको। और लास्ट वीडियो तक हमने जो 2 पार्ट किए हैं उनमें हमने बात करी सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। लास्ट हमारी जो कल पार्ट 2 वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने जाना कि जो अर्धचालक है यानी जो आपके सेमीकंडक्टर्स उनके टाइप कितने होते हैं। आज हम इसको दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली एक बहुत ही शानदार युक्ति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यानी इसी अर्धचालक युक्तियों के अंदर एक युक्ति ऐसी है जो न केवल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारी डेली रूटीन के अंदर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। आज की जो वीडियो होगी बड़ी खास होगी क्योंकि इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल भी देखो करके दिखाने वाले हैं। यानी आज हम जिस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो उसकी डेली रूटीन में जो यूजेस है, जिसको हम डेली फील करते हैं, उसको जानेंगे और तत्पश्चात हम उसी का प्रैक्टिकल करके भी उसको समझने वाले हैं। प्रैक्टिकल के साथ उसकी जो भी सैद्धांतिक उसका ज्ञान, जो भी थ्योरेटिकल उसका नॉलेज है, वो भी हम यहाँ पर अर्जित करेंगे। तो ये जो टॉपिक होगा आज वाला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जो डेली रूटीन, जो आपका डेली अगर अपन बात करें दैनिक जीवन विज्ञान के उपयोग अनुप्रयोग, इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के जो अनुप्रयोग है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन का चार्जर है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर प्लग इन करके आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, वो चार्जर, वो एडेप्टर चार्जर का आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने लग जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल फ़ोन ने उल्टा पावर जो है वो एडेप्टर को सप्लाई कर दी? सोच के देखिए अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता। आपके घर में जो लाइट आ रही है वो एडेप्टर के थ्रू, चार्जिंग एडेप्टर के थ्रू, फिर चार्जिंग केबल के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर रही है। इट मीन्स आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को पावर सप्लाई हो रहा है। क्या हो जाए अगर आपकी उसी मोबाइल फ़ोन की बैटरी से वो पावर वापस निकल कर एडेप्टर के अंदर जाने लग जाए? तो आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि आपकी बैटरी के अंदर पावर आया, मान लो आपने स्विच को ऑफ कर दिया, आपने सोचा मोबाइल फ़ोन तो चार्ज हो चुका। अब अगर वो पावर वापस से चार्जर के अंदर जाने लग जाएगा तो आपकी बैटरी का यूज़ आपका मोबाइल फ़ोन तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उससे जो पावर एडेप्टर के अंदर जाएगा तो आपकी बैटरी तो फिर बहुत जल्दी ड्रेन होगी, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब वाली बात रही नहीं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता। आपका जो चार्जर है वो आपकी बैटरी को पावर देने का काम तो करता है, बिल्कुल बखूबी करता है, लेकिन पावर कभी भी वापस उस बैटरी से उस चार्जर या एडेप्टर के अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसे हमने क्या डिवाइस वहां पर उपयोग में ली जिससे पावर जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता? कितनी अच्छी जबरदस्त चीज है। सोच के देखिए अगर ऐसा होने लग गया कि मोबाइल फोन में तो कितनी बड़ी दुविधा के अंदर आप लोग आ सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी एक उदाहरण के साथ में आज हम हमारे शीर्षक को प्रारंभ करेंगे और जो कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग करने वाले उसके देखो छोटे से जो मॉड्यूल्स है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा सर्किट है जिसके अंदर वो डिवाइस लगी है। अब वो डिवाइस कौन सी है? असल में देखो दिखने में वो होती है ऐसी। आज की वीडियो देखो लेट आने का रीज़न था वो ये था, मैं लॉकडाउन है और बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी मुझे इन डिवाइसेस को सर्च करने में। तो ये वो डिवाइसेस है जिनकी आज अपन बात करेंगे। अब इनको कहते क्या है, इनको यूज़ कैसे करते हैं, बाकायदा हम प्रैक्टिकली देखो इसको समझने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो वीडियो आज की होने वाली है। हम सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के नाम की। उससे पहले हमें देखो कुछ जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को जान लेंगे तो उसके बाद इस डिवाइस का जो नाम है वो हमें समझने में भी आसानी हो जाएगी। कल हमने जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात करी थी कि 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स विच आर, एक आपका था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट मीन्स आपका निज अर्धचालक, और दूसरा हमने पढ़ा था बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक था इसके अपन ने 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो पी प्रकार के अर्धचालक और दूसरे थे एन प्रकार के अर्धचालक। तो अब देखो हमने किया क्या, हमने एक सेमीकंडक्टर का या एक अर्धचालक जैसे सिलिकॉन का कोई बड़ा क्रिस्टल लिया, मान लेते इतना बड़ा हमने एक एकल क्रिस्टल लिया है, ये अकेला है, बीच में कोई इसके पार्ट नहीं है, यानी पूरा एक अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना साप्ता, ये बिल्कुल तो साप्ता क्रिस्टल अपन को दिखाई दे रहा है। अब हमने किया क्या, हमने इसके अंदर पी प्रकार की अशुद्धि मिलानी है और इसमें एन प्रकार की अशुद्धि भी मिलानी है, अर्थात हमें पी प्रकार का अर्धचालक भी इसी को बनाना है और इसी को हमें एन प्रकार का अर्धचालक भी बनाना है। तो मैंने क्या किया कि इसके इतने आधे हिस्से में, यहाँ तक आधा हिस्सा मैं मान लेता हूँ यहाँ तक है, इतने इस आधे हिस्से के अंदर इसमें हमने पी प्रकार की अशुद्धि मिला दी। और कल वाली वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखो पता है पी प्रकार की अशुद्धि वो अशुद्धियां जिनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कौन उपलब्ध होंगे, होल उपलब्ध होंगे, और लघु संख्यक या अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक इसी प्रकार मैंने इस तरफ इसमें एन प्रकार की अशुद्धि का मिश्रण डाल दिया, अर्थात इस वाली तरफ
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो होंगे बहुसंख्यक आवेशवाहक और जो होल्स होंगे वो आपके अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे। अर्थात जैसे मैंने यहाँ पर p प्रकार की अशुद्धि को डाला तो p प्रकार की अशुद्धि को देखो डालते ही यहाँ पर अगर मैं इसको p प्रकार की अशुद्धि से डालूंगा तो यहाँ पे होल जो है वो ज्यादा संख्या के अंदर आपको दिखेंगे क्योंकि बहुसंख्यक आवेशवाहक है। और अगर मैं इनके कंपैरिजन में देखूं, इनके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो बहुत ही कम आपको दिखेंगे, गिने चुने आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे क्योंकि ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक है। ठीक इसी प्रकार मैं यदि इस तरफ जाता हूं तो इस तरफ मैंने चूंकि p प्रकार की अशुद्धि मिलाई है, सॉरी n प्रकार की अशुद्धि मिलाई है, तो इस कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसकी अपन तुलना में देखें तो यहाँ पर ये होल बहुत ही कम संख्या के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस साइड वाला जो आपका पोर्शन है उसी अर्धचालक का, ये पूरा एक एकल क्रिस्टल था, इस साइड वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे p, यानी p प्रभाग हो गया इसका। और इस तरफ वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे n, ये इसका n प्रभाग है क्योंकि इसमें n प्रकार की अशुद्धि हमने मिलाई है और इसमें हमने p प्रकार की अशुद्धि मिलाई है। अब देखना यहाँ पर पूरा एक p प्रभाग आपको यहाँ इस सेंटर लाइन तक देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पूरा एक n प्रभाग आपको इस सेंटर लाइन तक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ही क्रिस्टल है हालांकि, लेकिन उस एक क्रिस्टल का एक भाग p प्रभाग है, दूसरा भाग n प्रभाग है, और दोनों प्रभागों को मिलाने के लिए बीच में देखना एक तल काम कर रहा है। असल में ये एक संधि कहलाती है। संधि किसको बोलते हैं, जब भी दो चीजों को परस्पर हम उनका मिलान करवाते हैं, मिलान करवाने पर जो उनका संपर्क तल होता है उसको हम उसकी संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखना इसका जो संपर्क तल है, इस संपर्क तल का नाम आप लोग खुद ऊंचे बता सकते हैं। किसके किसके बीच में संपर्क करवा रही है, इस p प्रभाग और इस n प्रभाग के बीच में संपर्क करवाने वाली ये जो संधि है, इसलिए इसी से इसका नाम क्या पड़ गया, pn संधि। pn संधि। तो ये इस pn संधि की अपन ने बात करी कि pn संधि बनती कैसे है। तो हमने क्या कहा, एक ही एकल क्रिस्टल, किसी भी अर्धचालक के एकल क्रिस्टल में जब p प्रभाग और n प्रभाग बन जाते हैं तो उनको मिलाने वाला जो संपर्क तल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, pn संधि बोलते हैं। अब इस pn संधि की देखना कुछ खास बातें हैं। जैसे ही हमने इस अर्धचालक के अंदर अशुद्धियां मिलाकर ये pn संधि बना दी, यहाँ पे ये pn संधि बनते ही देखो क्या होगा कि ये जो आपके बहुसंख्यक आवेशवाहक है ना, ये तो अपना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। आप सभी को पता है विसरण की क्रिया किसको बोलते हैं। जैसे मैं जनरली बात करूं, आपने एसएसटी के अंदर कभी पढ़ा होगा सामाजिक के अंदर कि आंधियां क्यों आती है, दोपहर के समय ज़्यादातर आती है क्योंकि सूरज की गर्मी के कारण यहाँ की आसपास की वातावरण की जो हवा होती है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है। तो जो दूसरे क्षेत्र जहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी है वो भारी होने के कारण, या फिर वहाँ पर जो सांद्रता है वायु की वो ज़्यादा होने के कारण वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण दर्शाती है। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री के अंदर भी विसरण की क्रिया के माध्यम से देखो, वहाँ पे समझिए। ठीक वही कंसेप्ट देखो यहाँ पर लगता है। जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो इस तरफ से चलकर इस तरफ आएंगे, और जो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक, वो इस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी इस तरफ गति करेंगे। अर्थात जैसे पीएन संधि बनी, पीएन संधि बनते ही ये जो आपके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होल की ओर जो है ना, होल तो आपके इस तरफ गमन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरफ गमन करने लग जाएंगे। अर्थात ये जो आपकी पीएन संधि है इसके दोनों तरफ आवेशों का आवागमन होगा, और ये जो आपके होल्स है वो तो देखो गति करते हुए आ जाएंगे यहाँ पर। ये सारे होल्स हैं आपके, सारे के सारे होल्स हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति करते हुए आ जाएंगे इस तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, जमावड़ा हो गया। यानी ये जो आपकी पीएन संधि थी, इस पीएन संधि के दोनों तरफ अगर n प्रभाग है तो उसमें तो आपकी p प्रभाग की जो अशुद्धियां थी यानी होल्स, इनकी एक परत आकर जमा हो गई, और जो आपका p प्रभाग था इसके और जो आपके उस साइड के जो आपके बहुसंख्यक आवेशवाहक थे ना इलेक्ट्रॉन्स, उनका यहाँ पर देखो जमावड़ हो गया। अर्थात इस पीएन संधि के दोनों तरफ एक ऐसी उदासीन परत बन गई। अब मैं इसको उदासीन बोल रहा हूँ, देखना क्यों। इसका रीजन है कि ये जो धनावेशित, आप इसको देखो जो आपके p प्रकार की अशुद्धि होती है ना उसको आप धनावेशित अशुद्धि मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो होल्स होते हैं ना वो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली स्थान होता है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स खुद ऋणावेशित होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक धनायनिक परत बन चुकी, यहाँ पर एक ऋणायनिक परत बन चुकी। ये धनायन जो है ये जो धनायन है ये इन ऋणायनों को हमेशा आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। इस कारण से यहाँ पर अगर अपन बात करें ना
प्रभावी रूप से देखें तो धनावेश और ऋणावेश के जमावड़े के कारण यहाँ पर एक विद्युत उदासीन परत बन गई, और इन विद्युत उदासीन परतों के अंदर इन आवेशों के कारण, इन आवेशों यानी इन आयनों के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आप सभी को पता है यहाँ पर एक विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लग जाएगी, जिसको हम विसरण धारा कहते हैं। और विसरण धारा जिसको हम यहाँ पे EI से रिप्रेजेंट करेंगे। आप सभी जानते हैं धारा प्रवाह की दिशा किस तरफ होती है, हमेशा जो आपके धनावेश होते हैं उनसे ऋणावेश की तरफ होते हैं, यानी इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी। अभी तक हमने देखो उस युक्ति का नाम डिस्कस नहीं किया है, अब उस युक्ति का नाम आएगा। उससे पहले देखो हमने क्या देखा, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। एक एकल हमारे पास अर्धचालक क्रिस्टल था, उसके अंदर हमने एक प्रभाग में P प्रकार की अशुद्धि को मिलाया, दूसरे प्रभाग में हमने N प्रकार की अशुद्धि को मिलाया। जैसे हमने अशुद्धि मिलाई तो यहाँ पर इनको संपर्क कराने वाली जो संधि थी उसका हमने नाम दिया PN संधि। और PN संधि के दोनों तरफ देखना, एक इस PN संधि दोनों हल्की हल्की मोटाई की एक परत बन चुकी। इस परत को हमने देखो नाम दिया है, मैंने अभी तक लिखा नहीं था, अब इसको लिख देता हूँ अवक्षय परत। अवक्षय परत यानी इस PN संधि के दोनों तरफ एक परत बन जाती है जो कि विद्युत उदासीन होती है, इसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। अब ये परत बन चुकी, इसके अंदर विसरण के कारण विसरण धारा भी प्रवाहित होने लग जाएगी। ये जो आपको युक्ति यहां पर दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं PN संधि डायोड। यहां तक तो हमने केवल PN संधि की बात करी थी, ये PN संधि रही। लेकिन अगर मैं इसके इस तरफ और इस तरफ दो चालक तारों के माध्यम से कोई बाह्य विद्युत स्रोत के द्वारा कोई विभवांतर लगा दूं, तो ये जो युक्ति है ये किस प्रकार से काम करेगी, इसको भी हम देखो डिटेल से जानेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमें क्या समझना है, इस युक्ति का नाम ही क्या है, डायोड। अर्थात आज का हमारा जो शीर्षक होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, डायोड। इसको हिंदी में भी हम लोग डायोड ही पढ़ेंगे। आज हमें बात करनी है डायोड की, और बहुत ही खास इसका गुण है एक दिशिक धारा प्रवाह का, जो कि आपके मोबाइल फोन के अंदर काम आता है। मैंने बताया चार्जर में वापस करंट क्यों नहीं जाता, उसकी हम डिटेल से देखो चर्चा करेंगे। तो ये तो देखो बात हुई हम कैसे इसको मैकेनिकली बनाते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी आपको देखो पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखना डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है, और एक जो आपको एक तरह से हम बोलते हैं इसका कनेक्टिंग वायर है ये, और दूसरी ओर इसका ये कनेक्टिंग वायर, यानी इसके दो टर्मिनल हो गए, दो इसके सिरे हो गए। हमेशा ध्यान रखना ये जो त्रिभुज का आधार आपने बनाया ये हमेशा इसका P हिस्सा होगा, और जो आपने एक खड़ी रेखा यहाँ पर खींची है ये हमेशा इसका N प्रभाग होगा। इतनी बात क्लियर है। आप P से अंदाजा या P से आप मतलब निकाल सकते हैं पॉजिटिव, और N से आप अंदाजा लगा सकते हैं या मतलब निकाल सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब इतनी बात देखो हमने करी है डायोड के बारे में, ये हमने डायोड की बनावट को देखा कि अंदर उसके होता क्या असल में। वास्तव में एक सिलिकॉन का, जर्मेनियम का या किसी भी अर्धचालक का क्रिस्टल होता है जिसके अंदर हम अशुद्धि मिलाते हैं, एक तरफ P भाग की और एक तरफ N प्रभाग की अशुद्धियां लगाकर हम एक PN संधि का निर्माण करते हैं। अब देखना इस PN संधि की हमने बात करी, जब भी कभी हम इस PN संधि पर विद्युत वाहक बल लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो आवेश वाहक हैं उनके ऊपर उस विद्युत वाहक बल के कारण बल लगेगा, जिसके कारण वो गति करने लगते हैं। अभी जो बल है वो किस किस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी डायोड को या किसी भी युक्ति को डीसी परिपथ में लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो अग्रबायस जिसको हम बोलते हैं और एक पश्च बायस जिसको हम बोलते हैं। अब ये अग्रबायस क्या है, पश्च बायस क्या है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखो समझने का प्रयास करें, उसके बाद हम पूरा प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकली भी उसको समझने वाले हैं। हम आगे चलते हैं। हाल फिलहाल ये जो डायोड का रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, इससे भी हम और आगे हमारे कंक्लूजन है उन तक पहुंचेंगे। अभी हाल फिलहाल देखो हमें बात करनी है इसी सर्किट को या इसी डायग्राम को लेकर। मैंने देखना क्या किया, यहाँ पर इस डायोड के साथ में एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा दिया। ये मैंने यहाँ पे एक कुंजी लगा दी, और मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक अमीटर लगा दिया। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम बिना मतलब में हमारे सर्किट को जटिल नहीं बनाएंगे, सिंपल इसको रखने का प्रयास करते हैं। ये देखना, ये हमारा सर्किट है, ये आपकी बैटरी और ये आपकी कुंजी। जैसे ही मैं इस P भाग को बैटरी के प्लस वाले यानी पॉजिटिव भाग से और बैटरी के N वाले भाग को डायोड के N वाले भाग को बैटरी के इस नेगेटिव वाले भाग से जोड़ता हूं, ये मैंने कुंजी को किया चालू। तो देखना क्या होगा, इस धनावेशित वाले भाग से यहाँ पर देखो धनावेश के रूप में कौन है, बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी होल्स है। अब जैसे ये धनावेशित भाग को मैंने इसके साथ में जोड़ा, तो इस बैटरी के धनावेशित भाग से इसकी जो धनावेशित
देखो असल में धनावेश इनके ऊपर होता तो नहीं है अगर अपन एग्जैक्टली देखना चाहें तो, लेकिन फिर भी हम इनको धनावेशित इसलिए मानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से यहाँ पर ये स्थान खाली होता है। तो अब इस धनावेशित ने पॉजिटिव वाले भाग से जो पी प्रकार के आपके शुद्ध जो बहुसंख्यक आवेश वाहक आपके होल्स है उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, और आप सभी को पता है प्रतिकर्षण जो बल होगा वो उसको दूर भगाने का प्रयास करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे धनावेश इस पे आरोपित किया, तो ये जो आपकी धनावेशित अशुद्धि, जिसको मैं जानबूझ के धनावेशित अशुद्धि बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको, यानी ये जो पी भाग की धनावेशित अशुद्धि है इनके ऊपर फोर्स लगता है आगे की तरफ चलने के लिए। तो क्या होगा, ये जो होल्स हैं आपके ये आगे की तरफ यूं गति करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाओ, यहाँ पे इसका नेगेटिव वाला हिस्सा और ये इसका एन प्रभाग, जहां पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नेगेटिव हिस्सा और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर खुद पर चार्ज नेगेटिव, यानी अब इलेक्ट्रॉन्स पर किस तरफ बल लगेगा, इस तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो आपकी गति करेंगे इस तरफ और जबकि होल्स हैं वो गति करेंगे उस तरफ। अब मुझे आप लोग एक चीज बताना, यहाँ पर एक उदासीन परत थी, अब वहां से जब आवेश वाहक आएंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक आएंगे, देखो अल्पसंख्यक नहीं आ रहे, बहुसंख्यक आवेश वाहक उस तरफ से आ रहे हैं और इधर से बहुसंख्यक आवेश वाहक उस तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो संधि के आबंध थे ना जो आपस में विद्युत उदासीन हो गए थे, अब वो टूटने लगेंगे, जिससे जो आपकी अवक्षय परत है ना इसकी जो चौड़ाई है वो घटने लगेगी। अर्थात जब भी आप किसी पीएन संधि डायोड को इस प्रकार से परिपथ में जोड़ेंगे कि इस डायोड का पी प्रभाग तो बैटरी के पॉजिटिव वाले भाग से और एन प्रभाग इसके नेगेटिव वाले भाग से जुड़ा होगा, तो हमेशा बहुसंख्यक आवेश वाहक विपरीत दिशा में गति करेंगे और आपकी अवक्षय परत की चौड़ाई हमेशा घटेगी। और इसी बायस को, बायस का मतलब होता है जुड़ाव, इसी जुड़ाव को या इसी जोड़ने के जो तरीका है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, वो क्या है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, या इसी को हम हिंदी में यदि कहना चाहें, आप में से अधिकांश विद्यार्थी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अग्र बायस। अग्र बायस या अग्र अभिनति, अगर शुद्ध ही हिंदी में आप चाहते हो तो अग्र अभिनति, ठीक है। आई थिंक नति में ती बड़ी आएगी इस जगह पे, ठीक है, अग्र अभिनति छोटी ही आएगी, इस जगह भी छोटी ही आएगी, अग्र अभिनति। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो ये करी कि हमने किसी पीएन संधि डायोड को लिया, इसके पी प्रभाग को हमने बैटरी के पॉजिटिव वाले भाग से और इसके एन प्रभाग को हमने बैटरी के नेगेटिव वाले प्रभाग से जोड़ा, और जोड़कर हमने देखा बहुसंख्यक आवेश वाहक वो विपरीत दिशा में गति करते हैं, और ये जो आपका फॉरवर्ड बायस होता है इसके अंदर जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई में हमेशा कमी आती है। अब यदि मैं यहाँ पे अमीटर लगाता, जैसे कि मैंने शुरुआत में लगाया था, फिर मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए आपके लिए नहीं लगाया, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे अमीटर लगाता तो मैं हमेशा यहाँ पे मिली अमीटर ही लगाता। क्यों, इसका रीज़न देखना, जब भी आप कभी किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस के अंदर जोड़ेंगे तो हमेशा जो धारा प्रवाहित होगी वो मिली एम्पियर कोटि की होगी, यानी अगर आप धारा को मेजर करेंगे ना तो आपको मिली अमीटर से ही मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्प कोटि की जो धारा वो इससे प्राप्त होती है। लेकिन हम जब रिवर्स बायस में उसको जोड़ेंगे तो और भी कम होगी, तब हमें वहाँ पे माइक्रो अमीटर को काम में लेना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायस में जब भी कभी किसी भी डायोड को हम जोड़ेंगे तो जो अमीटर हम काम में लेंगे वो हमेशा मिली अमीटर होगा। आप में से अधिकांश विद्यार्थियों की जो प्रैक्टिकल्स स्कूल के अंदर वो हो चुके हैं, और अगर किसी के बाकी हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो हो जाए, सरकार यदि चाहे तो, बोर्ड यदि चाहे तो वहाँ पर आपने यदि ये प्रैक्टिकल किया होगा, डेफिनेटली आपके सिलेबस में ये प्रैक्टिकल तो होता ही है और करना ही होता है, तो वहाँ पर आपने डेफिनेटली माइक्रो अमीटर को फॉरवर्ड बायस के टाइम पे काम में लिया था। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा प्रकार था फॉरवर्ड बायस का। अब रिवर्स बायस में ऐसा क्या हो गया कि हमने सर्किट को चेंज किया? कुछ भी नहीं करेंगे, हमें खाली और खाली जो बैटरी है ना इसको पलट के लगा देना है। यानी पहले क्या था, इस बैटरी का जो पॉजिटिव भाग था, देखो पॉजिटिव को हम पी से लिख दूं, नेगेटिव को एन से लिख दूं, यानी मैंने इस बैटरी के पी भाग को इस डायोड के पी भाग से जोड़ा था, एन भाग को डायोड के एन भाग से जोड़ा था, ये थी फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, यानी यहां पे मैंने इस बैटरी को ऐसे लगा दिया, इसका जो पॉजिटिव वाला भाग था वो तो इस तरफ हो गया और नेगेटिव वाला भाग इस तरफ हो गया, ये तो इसका पॉजिटिव वाला भाग, ये इसका नेगेटिव वाला भाग। अब देखना, इसका तो एन भाग है लेकिन इसका पी भाग है, इसका पी भाग है लेकिन इसका एन भाग है, उल्टे हो गए ना। उल्टे होते इसका बायस बदल गया, और बायस बदल कर क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, या इसी को हम हिंदी में यदि बोलना चाहें तो बोल देंगे पश्च बायस या पश्च अभिनीति। पश्च बायस या पश्च अभिनति, ये इसका हिंदी में नाम हो गया। तो कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा चेंज हमने जो सर्किट में किया वो यहाँ पे किया। अब जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, मैंने अभी आपको 1 ही मिनट पहले बताया कि जो मिली अमीटर है इसका यूज नहीं करके हम किसका यूज करें, माइक्रो अमीटर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस
बायस के अंदर जो प्राप्त होने वाली धारा है वो बहुत ही कम कोटि की, बहुत ही अल्प, नगण्य के बराबर प्राप्त होती है। इसलिए हमें माइक्रोमीटर को यूज़ करना पड़ता है। बैटरी का पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखूँ, यहाँ पे नेगेटिव लिखूँगा, जो पिछले वाले का उल्टा हो चुका। अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्या असल में, देखना ये नेगेटिव वाला हिस्सा, अब ये नेगेटिव वाला हिस्सा जब यहाँ पर फोर्स लगाएगा तो किस पर लगाएगा, आप सभी को पता है यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है नेगेटिव, अब ये नेगेटिव हिस्सा प्रतिकर्षित नेगेटिव वालों को कर सकता है, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है ना वो अब उस तरफ जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल थे वो उस तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार आपके इलेक्ट्रॉन जो कि अल्पसंख्यक आवेशवाहक है उनकी गति होगी, इधर आ जाते हैं। इधर ये आपके पॉजिटिव वाला हिस्सा है, इधर ये आपके बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स जो कि खुद धनावेशित अपन मानते हैं। अब इनके ऊपर देखना बल लगेगा, ठीक है। तो जो आपके अल्पसंख्यक आवेशवाहक है ना वो अब इस तरफ गति करेंगे, तो इधर से भी अल्पसंख्यक आ रहे हैं और इधर से भी अल्पसंख्यक आवेशवाहक आ रहे हैं। जब दोनों यहां पर आएंगे तो आपकी अवक्षय परत की चौड़ाई है वो बढ़ेगी। ध्यान रखना, अग्र बायस में या फॉरवर्ड बायस के अंदर तो ये जो आपकी अवक्षय परत थी इसकी चौड़ाई घट रही थी, लेकिन इस रिवर्स बायसिंग के अंदर आपकी इस अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। और आप सभी को पता है जब अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी, आवेशवाहक अल्पसंख्यक आवेशवाहक गति करें तो बहुत ही कम श्रेणी की जो धारा है, कम कोटि की जो धारा है वो प्रवाहित होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइक्रो अमीटर को काम में लेते हैं। इतनी सी बात थी फॉरवर्ड बायस को लेकर, इतनी सी बात थी रिवर्स बायस को लेकर। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर आती है, रिवर्स बायस में हम माइक्रो अमीटर का यूज कर रहे हैं। हमने कहा धारा नगण्य के बराबर होती है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डायोड है वो एक ही दिशा में देखो धारा का प्रवाह जो कर सकता है। पिछले केस में क्या था, जब इस तरफ पॉजिटिव वाला हिस्सा था बैटरी का, तब ये जो धारा की दिशा थी वो इस प्रकार से थी, ये यानी जब धारा इस प्रकार से जा रही थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, हमने मिली अमीटर का यूज़ किया, हमें धारा मिल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे हमने देखो यहाँ पे ये वाली बाइसिंग कर दी, ये वाली बाइसिंग करते धारा की दिशा जो है वो बदल चुकी, अब धारा यूँ प्रवाहित हो रही है एन से पी की ओर। तो इस केस के अंदर हमें बहुत ही नगण्य किस्म की धारा प्राप्त हो रही है, यानी जो डायोड है वो एक ही दिशा में धारा का प्रवाह कर सकता है। वो कौन सी है, पी से एन की तरफ। हमेशा ध्यान रखना, इसको हम और डीप से समझते हैं, डिटेल से समझते हैं, पूरा प्रैक्टिकल भी इसका करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी इसके बारे में और जानकारी जो है वो लेनी है। अब देखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपसे कि जो डायोड है उसका अग्र बायस का जो ग्राफ है उसको बनाओ, पश्च बायस का जो ग्राफ है उसको बनाओ। इसको हम लोग बोलते हैं डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक का मतलब कैरेक्टर उसके क्या है, यानी ये जो डायोड हमने अभी भी पढ़ा है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करते हैं। और वो जो ग्राफ होता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सारी बातें अपन ने अभी तक करी है, इनमें से आपके जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं या इस बार जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको सहायता हो सकती है। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ से बड़े इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट होता है और जो कि लगभग चांसेस होते हैं कि आएगा ही आएगा, तो उसकी हम देखो बात करते हैं डायोड के अभिलाक्षणिक वक्रों को हमें देखना है। तो पहले हमने जब इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ा था तो उसके लिए अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, और जब हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तब इसके लिए अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो उसे हम दो हिस्सों में बांटकर ग्राफ एक ही बनाते हैं उससे और समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों में परिवर्तन क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो इसका ग्राफ है उसकी हम बात करते हैं। देखो आपको जो डायोड है इसको हमने अभी भी देखा कि इसको दो प्रकार से हम बायस कर सकते हैं। एक तो हमने देखा रिवर्स बायस, दूसरा उससे पहले हमने देखा था फॉरवर्ड बायस। अब जब मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में देखो कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो हमने जो सर्किट बनाया था बहुत ही सिंपल सा सर्किट था। अब उसको थोड़ा सा जिसको हम प्रैक्टिकली बनाते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपने प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड है आपका उसके अंदर सेम वही डायग्राम बनाया होगा जो अभी मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें इसी प्रकार के जो डिवाइसेज है उसको इसी प्रकार से अरेंज हम लोग करते हैं। तो देखना हमारे पास एक बैटरी या एक पावर सोर्स है हमारे पास। इस पावर सोर्स के साथ में हमने एक रियोस्टेट देखो जोड़ रखा है। आप सभी रियोस्टेट के बारे में परिचित हो, हमने जो फर्स्ट हमारी यूनिट थी, सेकंड हमारी यूनिट थी, थर्ड हमारी यूनिट थी, तीनों यूनिट्स के अंदर हमने इसको देखो डिटेल से पढ़ा भी था। यहाँ पे देखना मेरे पास कोई एक डायोड है, ये रहा मेरे पास डायोड। अभी भी हमने देखो डायोड का सिंबल है वो बनाया है। इस डायोड से मैंने जो इस डायोड का एक हिस्सा है वो इस रियोस्टेट के दूसरे वायर की तरफ मैंने देखो निकाल दिया है। बाकी देखना मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक इसके अंदर की तरफ एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। ये मैंने अंदर की तरफ वोल्ट मीटर लगाया। आप सभी जानते भी, हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा भी है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है हमेशा वोल्ट मीटर उसको अपन जोड़ते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर हो चुका। इसके बाद देखना मैं यहाँ पे मिली अमीटर को लगाता हूँ। आप देखो इसका अरेंजमेंट अगर बुक में देखोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे लगा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहीं पे भी लिखो, लेकिन जो आपका अरेंजमेंट ये वाला ना कि कौन चीज़ किसके साथ जुड़ी है उसको आपको देखना है। ये लो, ये मैंने इस तरह से सर्किट को कर दिया कंप्लीट।
अभी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये रियोस्टेट है आपका, RH ये आपका वोल्ट मीटर है ही। अब इस पॉजिटिव वाले हिस्से से देखना, ये पॉजिटिव हिस्सा जुड़ा तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हिस्सा, ये वाला नेगेटिव हिस्सा। ठीक इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा मिलीमीटर का पॉजिटिव है और ये वाला नीचे वाला हिस्सा मिलीमीटर का नेगेटिव है। अब देखना ये डायोड का पी हिस्सा, मैंने आपको बताया कि जो त्रिभुज का आधार होता है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड पी प्रभाग। और जो ये आपने खड़ी एक लाइन खींची है, इसको हम लोग बोलते हैं एन प्रभाग। तो आपने क्या देखा कि इस डायोड का जो नेगेटिव वाला यानी एन वाला जो हिस्सा है वो बैटरी के देखो इस नेगेटिव हिस्से के साथ जुड़ रहा है। पॉजिटिव वाला हिस्सा देखो यहाँ पे रियोस्टेट के माध्यम से बैटरी के पॉजिटिव हिस्से के साथ जुड़ रहा है। कोई समस्या नहीं है कहीं पर भी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बायस है वो कैसा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर आपका जो डायोड है, ये वाला डायोड आपको पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर है। अच्छा, आप लोगों की मन में थोड़ी सी देखो जिज्ञासा हो रही होगी प्रैक्टिकल को लेकर। तो जो डायोड हमने यहाँ पर ऐसा दिखा रखा है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने क्रिस्टल के माध्यम से बनाया था, वो असल में दिखने में कैसा होता है, तो चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सारे डायोड्स हैं, इनमें से देखना मैं एक डायोड को आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसकी शक्ल सूरत दिखने में होती कैसी है। देखो ये आपको डायोड दिख रहा होगा। इस डायोड के दो हिस्से जो है आपको तार के माध्यम से निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इसका एक हिस्सा है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। अब इसमें पी प्रभाग कौन सा होता है, देखो अगर आप जनरली किसी डायोड को देखना चाहो ना, तो उसका पी प्रभाग तो होता है ये एक साइड जो है ना। अब एन प्रभाग का पता कैसे चलता है, आपको यहाँ पे एक रिंग दिखाई दे रही होगी। इसको प्रैक्टिकली मैं जब पूरा बताऊंगा तब अपन इसको डिटेल से समझेंगे। आपको जो यहाँ पे एक रिंग दिखाई दे रही है, ये इसका हमेशा होता है एन प्रभाग, और जो पूरा ब्लैक वाला एक बड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये होता है इसका पी प्रभाग। यानी ये डायोड यहाँ पर इस प्रकार से लग रहा है कि इस डायोड का पी प्रभाग तो ये वाला इस वाला सिरा रहा, और जो इसका एन प्रभाग है वो इधर वाला सिरा इसका रहा। प्रैक्टिकल के टाइम पे हम इसको डिटेल से समझेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आपको केवल और केवल दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ये इसका पी प्रभाग। अब देखना होता क्या है, मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा। उस ग्राफ के माध्यम से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ग्राफ है जो कि मैंने XY प्लेन के अंदर लिया है, और इस XY प्लेन के अंदर जो इसकी X एक्सिस है, यहाँ पर मैं देखो रख रहा हूँ वोल्टेज को। जो वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आएगा उसको मैं इस X प्रभाग पे रख रहा हूँ, -X की तरफ भी और +X की तरफ भी। ठीक है, इस तरफ भी वोल्टेज है, उस साइड भी वोल्टेज है। ये जो इसका y एक्सिस है, इस पर मैं करंट को ले रहा हूँ, यानी जो I है इसको यहाँ पे मैं मेजर करूँगा। जब मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूँगा तो यहाँ पे मैंने मिली एमीटर लगा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट मैं मेजर करूँगा वो तो होगा मिली एम्पियर के अंदर। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँगा यहाँ पे रिवर्स बायस की, थोड़ी देर बाद में, इसके तुरंत बाद जब मैं दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, दोनों डायग्राम को अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। यहाँ पे भी मैं बात तो करूँगा करंट की, लेकिन ये जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर कोटि का होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो अमीटर यहाँ पे अपन लगाए, तो मैंने माइक्रो अमीटर के लिए यहाँ पे सिंपल यूज़ किया है। अब देखना ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये है जीरो को इंडिकेट कर रहा है। जीरो को इंडिकेट कर रहा है मतलब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो है, और जो आपकी करंट है उसकी वैल्यू भी जीरो है। यानी शुरुआत में हमने जो हमारा रियोस्टेट है, आपको मैंने रियोस्टेट का प्रैक्टिकल करवाया था। आपको याद होगा जो हमारा क्लास पर स्लाइड ऐप के अंदर कोर्स है, जिन बच्चों ने परचेज किया था कोर्स को, तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके वहाँ पे बताया था। जब हमारा रियोस्टेट बिल्कुल से जीरो पे होता है, यानी बिल्कुल से एकदम से फुल किया हुआ होता है, उस समय वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। बैटरी कितने भी वोल्ट की हो, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है सर्किट के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर हमें जीरो दिख रहा है। हमने इस रियोस्टेट को थोड़ा सा हिलाया या थोड़ा सा इसको खिसकाया, तो इससे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग थी उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ। मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू पर, मान लेते जनरली ऐसा है नहीं, लेकिन जनरली अपन मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हमने इस रियोस्टेट को थोड़ा सा खिसकाया, तो हमें वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्ट की वैल्यू है या पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट मिली। यानी अभी जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से चल रहा है कि आपकी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक आ चुकी 1, यानी 0 से 1 हो चुकी। और इसके संगत क्या हुआ, जो इस मिली एमीटर के अंदर आपके करंट की वैल्यू है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई। मान लेते हैं वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ तक आ गई। देखना दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हूँ तो यहाँ पे मिले दोनों पॉइंट। ठीक है, यानी जो ग्राफ है वो अभी तक ऐसे चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैंने इसको थोड़ा और खिसकाया, तो वोल्ट मीटर की जो वैल्यू उसके अंदर फिर इंक्रीमेंट आया, और इससे इस एमीटर की रीडिंग में फिर से इंक्रीमेंट आया। तो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा। फिर थोड़ी देर बाद फिर से इसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट किया, तो इससे धारा के अंदर, मान के अंदर भी परिवर्तन आया, और फिर से जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। फिर ऐसे करता गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, ग्राफ भी आगे बढ़ता गया। एक टाइम यहाँ पे ऐसा आया कि जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, बढ़ाते इस मिलीमीटर के अंदर यानी धारा के मान के अंदर अचानक एक परिवर्तन आ गया, यानी अचानक से धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस प्रकार से हो गया कि ऐसे, सॉरी डबल लाइन्स आ गई, तो इसको मैं इरेज करके बिल्कुल से सही ग्राफ बना देता हूँ दोबारा। कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें मिला कि पहले तो इस धारा की वैल्यू जो है वो इस वोल्टेज की वैल्यू के साथ में बढ़ रही थी, लेकिन जैसे एक समय ऐसा आया वोल्टेज की वैल्यू मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, बढ़ाते फिर जो धारा का मान था वो एकाएक बढ़ गया, और उसके बाद मैंने भले ही कितनी वोल्टेज की वैल्यू क्यों ना बढ़ा दी,
इसका मान यही रहा, यानी जो धारा ना इसके, अगर मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली एक पॉइंट लेना चाहूँ तो इस वोल्टेज के ऊपर आकर, यहाँ पे वोल्टेज की इस वैल्यू के ऊपर आकर धारा का जो मान है वो एकाएक अचानक से बढ़ गया, और उसके बाद मैं भले ही वोल्टेज की वैल्यू कितनी बढ़ा लूँ लेकिन धारा का मान नहीं बदल रहा। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये एक विशेष प्रकार का वोल्टेज है, तो इस विशेष प्रकार के वोल्टेज का हमें नाम भी रखना जरूरी है। तो ये जो वोल्टेज है जिसके ऊपर आके धारा का जो मान है वो अधिकतम हो जाता है या नियत हो जाता है, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि डायोड की अब अग्र अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर धारा का जो मान है, या डायोड के अग्र अभिनति के अंदर जो धारा का मान है वो नियत किस विभव पर हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नी वोल्टेज पर आकर जो आपके धारा का मान है अग्र अभिनति में वो नियत हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमें जो ग्राफ मिला है कैसे मिला, जब हमने इस डायोड को फॉरवर्ड बायस के अंदर जोड़ा, हमने यहाँ रियोस्टेट को थोड़ा खिसकाते हुए वोल्टेज की वैल्यू के अंदर परिवर्तन किया, जिसके संगत हमें जो धारा के मान में परिवर्तन दिखा, उसके मध्य हमने देखो एक ग्राफ खींचा जो हमें इस प्रकार का प्राप्त हुआ कि प्रारंभ में तो देखो वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन एक ऐसा विभव का मान आया, एक ऐसा वोल्टेज की वैल्यू आई जिस पर आने के बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है ना उसकी वैल्यू एकाएक बढ़ती ही गई। इस वोल्टेज को हमने नाम क्या दिया है, नी वोल्टेज। इतनी बात कर ली हमने फॉरवर्ड बायस के बारे में। अब बात करते हैं रिवर्स बायस के बारे में। तो देखना बाकी हमारा सर्किट सेम ही होगा, लेकिन हमने परिवर्तन कहाँ करना है आप सभी को पता है। या तो आप इस डायोड को उल्टा कर दो या आप इस बैटरी को उल्टा कर दो। देखो अगर मैं बैटरी को पलटूंगा तो मुझे इन सब के प्लस माइनस चेंज करने पड़ेंगे, तो उससे बढ़िया मैं इस डायोड को पलट देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने खाली डायोड को पलट के लगाने से क्या क्या चेंज आ रहे हैं। तो मैंने बाकी सर्किट को देखना ठीक वैसा का वैसा ही रखा है, ऊपर प्लस ही रखा नीचे माइनस ही रखा। ये हमारा रियोस्टेट है, बस देखना डायोड के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने ये परिवर्तन कर दिया, यानी जो पहले था ना, पहले इसकी जो ये खड़ी लाइन थी वो इस तरफ थी, यानी एन हिस्सा उसका उस तरफ था, राइट तरफ था, अब उसको मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया। और बाकी हमारा जो सर्किट है उसको ऐसा कैसा मैं फिर से फॉर्म कर देता हूँ। ये हमारा वोल्ट मीटर, इसके बाद ये देखना यहाँ पे जो चेंज है, मेजर चेंज है, माइक्रो अमीटर लगाया है मैंने। क्यों, आप सभी को पता है जो धारा है उसका मान माइक्रो अमीटर की, माइक्रो एम्पियर की कोटि का होगा, तो उसको नापने के लिए हमें छोटा अमीटर चाहिए, छोटी कोटि का। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब हमारे देखना डायोड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप सभी के सामने है। ये इसका N प्रभाग इस तरफ है और P प्रभाग इस तरफ है, यानी इस डायोड का जो नेगेटिव यानी N जो हिस्सा है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है, डायोड का जो P हिस्सा है वो बैटरी के नेगेटिव यानी N हिस्से के साथ जुड़ रहा है। रिवर्स बायस के अंदर आ गया, और जब रिवर्स बायस में आ गया तब हम इसको जैसे ही रियोस्टेट के थ्रू वोल्टेज की वैल्यू के अंदर चेंज करेंगे, उसके संगत धारा के मान में जो परिवर्तन आएगा उसको देखते हैं। मैंने यहाँ से खिसकाते हुए वोल्टेज की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाया, शुरुआत में 0 पर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया, इस माइक्रोमीटर के अंदर हल्का सा विक्षेप आया, बहुत ही नाम मात्र का आया, लेकिन माइक्रोमीटर के अंदर है तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें दिखेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ तो मुझे देखना किस प्रकार का मिलेगा। ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ाया वोल्टेज की वैल्यू को, ग्राफ यहाँ पे हल्का सा इसके अंदर मान में परिवर्तन आया, तो ग्राफ थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर और बढ़ा और बढ़ा, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आया कि वही सेम बात पहले वाली सी होगी। यानी जैसे मैं इस V के मान को बढ़ाता रहता हूँ, एक वोल्टेज ऐसा आता है मेरे पास जिस वोल्टेज पे आके इस माइक्रो अमीटर के अंदर जो धारा का मान जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मान में एक परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें धारा का मान एकाएक बढ़ गया, यानी धारा का मान नियत हो गया, कौन से बायस में, रिवर्स बायस में। ये जिस वोल्टेज पर घटना होती है इस वोल्टेज का भी एक नाम होता है, क्या नाम, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको हम लोग भंजन वोल्टता भी बोलते हैं। भंजन का मतलब क्या होता है, देखो भंजन का मतलब ऐसे तो होता है टूट जाना, बिखर जाना। इसीलिए हम अभी थोड़ी देर बाद में बात भी करेंगे कि डायोड को कभी भी हम पश्च बायस में नहीं लगाते, क्योंकि पश्च बायस के अंदर अगर आप लगा दोगे तो वहाँ पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक गति करेंगे, धारा का मान बहुत ही अल्प होगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे डायोड के जलने का खतरा बन रहा है, तो डायोड जो है वो जल जाता है। इसलिए कभी भी हम सर्किट के अंदर डायोड को पश्च बायस में यूज़ नहीं करते, हमेशा अग्र बायस में यूज़ करते हैं। अब देखना हमने क्या चीज़ देखी, यहाँ पे माइक्रो जो आपके एम्पियर कोटि की धारा है माइक्रोमीटर से जो अपन ने नापी है वो इस तरह से आ रही है उसका ग्राफ, और जो पश्च अग्र बायस है उसके अंदर इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का, अगर आपने tan थीटा का ग्राफ देखा हुआ तो tan थीटा ग्राफ बिल्कुल से ऐसा होता है।
तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे की जो आपकी भविष्य की कुछ क्लासेस होंगी, जब आप बैचलर डिग्री के अंदर जाओगे तो आपको इसकी तुलना भी करनी पड़ेगी। तो अपन करते हैं कि tan थीटा का जो ग्राफ होता है उसके सिमिलर ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा इस डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र को। इधर वाला इसका जो वक्र है इसको हम लोग बोलते हैं अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, और इस साइड वाला जो वक्र है इसको हम लोग बोलते हैं पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। और डायोड का जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि tan थीटा के ग्राफ के तुल्य होता है। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि डायोड की मुख्य प्रॉपर्टी क्या है जो इसको इतना यूजफुल बनाती है। डायोड की मुख्य प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक दिशिक धारा प्रवाह का गुण पाया जाता है। डायोड में एक दिशिक धारा प्रवाह का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, डायोड केवल एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित कर सकता है। अब कौन सी दिशा में देखते हैं। ये डायोड का इंडिकेशन, सब प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट आपको करना है। ये आपका डायोड है, ये इसका इंडिकेशन, ये इसका P प्रभाग, ये इसका N प्रभाग। हमने देखा जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हो, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, इस डायोड के P हिस्से को बैटरी के P हिस्से यानी पॉजिटिव हिस्से के साथ, डायोड के N हिस्से को बैटरी के N यानी नेगेटिव हिस्से के साथ, इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। ऐसी स्थिति में तो देखो धारा बहुत बढ़िया तरीके से प्रवाहित हो रही है, कोई समस्या नहीं आ रही, ठीक है। यानी इस दिशा में तो देखो धारा प्रवाह हो रहा है। कब, जब हम धारा को P से N की तरफ प्रवाहित करना चाहें, यानी जब धारा का प्रवाह P से N की तरफ हो रहा है फॉरवर्ड बायस के अंदर, तब तक तो धारा का प्रवाह बड़ा आराम से हो रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे हम इसको पलट देंगे, धारा को हम N से P की ओर प्रवाहित करवाना चाहेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि धारा के अंदर, मान के अंदर बहुत ही कम नगण्य कोटि का परिवर्तन है। देखो माइक्रो अमीटर लगा रखा है मैंने यहाँ पे, मिली नहीं, माइक्रो अमीटर लगा रखा है 10⁻⁻⁶ एम्पियर कोटि। तो आप समझ सकते हो कि प्रतिरोधकता कितनी ज़्यादा है ना, यहाँ पे चालकता बहुत ही कम है। यानी उल्टी दिशा में अगर मैं देखना चाहूँ ना इसको यूँ, तो इस दिशा में जो डायोड है वो धारा का चालन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये जो रिवर्स बायस है, कभी भी रिवर्स बायस के अंदर डायोड जो धारा का चालन नहीं करता, लेकिन फॉरवर्ड बायस में हमेशा करता है। तो चूंकि एक ही दिशा में ये कर पा रहा, दूसरी दिशा में नहीं कर पा रहा, अगर मैं इसको ऊपर वाली की तरह बनाता, यानी ऐसे इसको अगर मैं बनाता, सेम यही सेम कॉन्सेप्ट लगा के, ये देखो, लेकिन धारा की दिशा है वो मैंने बदल दी, तो इस दिशा में डायोड धारा का चालन नहीं कर पा रहा। यानी एक ही दिशा में डायोड धारा का चालन कर पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डायोड जो है उसमें एक दिशिक धारा प्रवाह का गुण पाया जाता है, केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह ये कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल की। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो हमारे पास देखना है यहाँ पे एक पावर सोर्स के रूप में एक बैंक है जिसमें पावर को स्टोर करते हैं, जिसका पावर बैंक के नाम से जानते हो। यहाँ पे एक केबल है जो पावर सोर्स के साथ मिलकर हमें पावर सप्लाई का काम प्रदान करेगी। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे बल्ब ले रखा है जो ग्लो होकर हमें ये बताएगा कि वास्तव में धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे वो डायोड से जिनकी अपन बात कर रहे थे, और ये वो देखो सेमी सर्किट जो मैंने आपको दिखाया था। इस सर्किट को दिखाने का जो उद्देश्य है वो देखना मात्र इतना सा है मेरा कि यहाँ पर आपको डायोड जो है वो लगे हुए परिपथ में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी परिपथ में देखें इस प्रकार की कोई युक्ति, तो इन्हीं को हम डायोड कहेंगे और इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य केवल इतना सा था। अब हम बात करते हैं हमारे डायोड की। ये वही डायोड है जो अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आप सभी को देखो दिखाया भी था। ये वही डायोड है, उसी की हम बात आज करने जा रहे हैं। इस डायोड पर अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप दिखाई देगी, बाकी जो डायोड है वो आपको पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो इस डायोड का अपन यूज़ करके हमारे प्रैक्टिकल को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ये मेरा पावर सोर्स है जिसको मैं इस केबल के साथ में अटैच करके पावर जो है वो लेने का इससे कार्य करूँगा। अभी हमारा ये पावर सोर्स तैयार। अभी देखना ये जो बल्ब है हमारा, इसके पास दो टर्मिनल है और हमारे पास जो पावर सोर्स उसके भी दो टर्मिनल है। जैसे ही मैं इनको आपस में अटैच करता हूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना प्रारंभ करता है। ग्लो करना प्रारंभ करने का मतलब क्या है कि इसमें जो करंट है उसकी सप्लाई हो रही है और इसलिए हमारा जो बल्ब है इसको करंट की प्राप्ति हुई और ये ग्लो करना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बार बार हमें वायर को अटैच नहीं करना पड़ता, इसलिए एक जो वायर है हमारा उसको मैं पहले से ही अटैच करके इसके साथ रख देता हूँ ताकि एक जो वायर है वो हमारे पास फ्री रहे और एक वायर वो फिक्स हो जाए। अब जो वायर फिक्स हो चुका उसको तो मैं थोड़ा नीचे प्रेस कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो दो ही टर्मिनल है वही हमें दिखाई दे जिनको हमें यूज़ करना है। ये हमारे पास देखना दो वायर है। अगर मैं इनको आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आता हूँ तो जो बल्ब है वो ग्लो करता है, इट मीन्स पावर सप्लाई हो रही है। अब हम देखो डायोड की बात करते हैं। हमने कहा कि जो डायोड है उसके पास एक दिशिक धारा प्रवाह का गुण होता है, अर्थात धारा को केवल और केवल एक दिशा में इसको प्रोवाइड करना होगा। तो अब देखना इस डायोड को मैं यूज़ करता हूँ। ये हमारा पावर वाला जो वायर है इसके साथ में मैं डायोड के इस हिस्से को अटैच करता हूँ।
अगर मैं इस हिस्से को इसके साथ अटैच करता हूं और फिर ये जो दूसरा हिस्सा इसका है, देखो ये पहले वाला जो वायर का हिस्सा, इसको अगर मैं बल्ब के साथ अटैच करूं तो देखो बल्ब जो है वो ग्लो होगा, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट करंट वही जा रहा है। ये पहले वाला ही केस है, यहाँ तक अपन ने डायोड का कोई यूज़ नहीं किया। लेकिन अब देखना है यहाँ से जो पावर है वो डायोड के अंदर जा रहा है और डायोड के अंदर जाने के बाद इस हिस्से से बाहर आ रहा है। तो अब देखना, जैसे मैं हिस्सा इस वायर के टच करता हूँ तो मुझे बल्ब जो है वो ग्लो होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात जो पावर है वो यहाँ से आया, इस डायोड में से पार हुआ। ये डायोड का पी हिस्सा होता है और जो यहाँ पे स्ट्रिप होती है यहाँ पे, इसको हम एन हिस्सा इसका बोलते हैं, तो इसका एन वाला हिस्सा है, यानी पावर आया पी से एन में गया और जैसे हमने बल्ब को इसके साथ में अटैच किया, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डायोड धारा का प्रवाह कर रहा है। और अभी हम देखो आगे इस वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि जो अग्र बायस होता है डायोड का, केवल उसी बायस के अंदर जो डायोड है वो धारा का परिचालन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो बल्ब ग्लो हो रहा है इसका मतलब जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर बाइस्ड है, यानी जो डायोड की वाली स्ट्रिप होती है सिल्वर कलर की जो स्ट्रिप है वो इसका एन हिस्सा है और जो बच गया ब्लैक वाला हिस्सा वो इसका पी हिस्सा है। अब देखो पी हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अब हमें कैसे पता चला पॉजिटिव है, ध्यान रखना रेड जो कलर होता है वो हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और जो ब्लैक कलर होता है वो हमेशा नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो इसका पॉजिटिव हिस्सा था डायोड के पी सिरे से जुड़ा हुआ है और जो इसका एन सिरा है वो इस बल्ब से होता हुआ यहाँ पे जुड़ता है। तो ये अग्र बायस में आ गया और हमारे जो बल्ब है यानी हमारा जो सर्किट है वो काम कर रहा है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अब इसी डायोड को देखना, मैंने उलट कर ऐसे लगाया, इसका जो एन हिस्सा यानी स्ट्रिप वाला जो हिस्सा है वो मैं इस बैटरी के जो पॉजिटिव वाला हिस्सा इसके साथ देखो अटैच कर रहा हूं और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको मैं बल्ब के साथ अटैच करता हूं। तो अगर ये पश्च बायस में आ चुका तो अब इसको धारा का चलन नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात सही है तब तो ये बल्ब नहीं जलेगा और अगर हमारी बात गलत है तब ये बल्ब जल जाएगा। तो अभी हम पुष्टि करते हैं कि क्या हमारा जो एक्सपेरिमेंट था या जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था क्या वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो अब देखना, ये वायर में इसके साथ अटैच करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्ब जो वो ग्लो नहीं हुआ। देखो यहाँ पे जो पावर है आपको दिखाता हूँ, पावर अभी भी यहाँ पे चल रहा है लेकिन फिर भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं इस वायर को उसके साथ अटैच करता हूँ तब हमारा बल्ब जल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट पावर है वो इसको जब मिलता था तो चल रहा है, लेकिन डायोड के अंदर से पार होने के बाद ये पावर इसके अंतिम सिरों पर नहीं पहुंच पा रहा और इसलिए हमारा जो बल्ब है वो नहीं चल रहा। अर्थात इस बार जो डायोड है वो हमारा पश्च बायस में आ चुका और पश्च बायस के अंदर धारा का मान नगण्य होता है, इतना कम कि हमारे सर्किट के अंदर हमें बिल्कुल भी वो फील नहीं होता। हमने बात करी ना अभी माइक्रो एम्पियर कोटि का होता है, तो इतनी कम धारा से हमारे बल्ब का काम नहीं चल सकता। तो अभी ये डायोड पश्च बायस में आ गया। तो ये डायोड का जो नेगेटिव हिस्सा या एन जो हिस्सा है वो बैटरी के पी हिस्से यानी पॉजिटिव हिस्से के साथ में देखो जुड़ा हुआ है, इस कारण से पश्च बायस में आ चुका। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें देखो ये ज्ञात होता है कि जो डायोड है वो केवल और केवल एक ही दिशा में धारा का चालन कर सकता है, दूसरी दिशा में नहीं कर सकता। फिर से इसको हम देखो अग्र बायस के अंदर लेके आते हैं और जैसे हम इसको अग्र बायस के अंदर लेके आएंगे तो अभी हमारा जो हिस्सा है परिचालन वाला वो फिर से काम करने लग जाएगा और जो हमारा बल्ब है वो फिर से देखो ग्लो होने लग गया। ये फिर से हमारा देखो बल्ब जो है वो ग्लो होने लग गया। इसका मतलब अभी हमारा जो डायोड है वो पूरी तरह से काम कर रहा है, ये अग्र अभिनति में है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो मित्रों ये था हमारी आज की इस वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने डायोड को पूरा थ्योरेटिकली भी समझा है, उसको हमने प्रैक्टिकली भी समझने का प्रयास किया। प्रैक्टिकली हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें एक दिशिक धारा प्रवाह का गुण पाया जाता है। अब हमारी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो डायोड है एक दिशिक धारा प्रवाह के गुण के कारण किस प्रकार से इसका यूज जो है वो दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो करंट आता है ये एसी करंट होता है। आपके मोबाइल फोन को जो करंट चाहिए वो डीसी करंट चाहिए, तो अपन कैसे इस एसी करंट को डीसी करंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करें अगली वीडियो के अंदर। तब तक ले रखना अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।